चलो बच्चों, अब कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं और इन क्वेश्चंस का जो अभी तक हमने पढ़ा है उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस का और डिस्कशन कर लेते हैं। द करेक्ट सीक्वेंस विच शोज डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द आयनिक रेडियाई ऑफ द एलिमेंट्स। करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनिक रेडियाई। देखिए, आयनिक रेडियाई का मतलब क्या है भाई? आयनिक रेडियाई कैसे, आपको मैंने बताया था जो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज होती हैं, आप देखिए ना, इसमें सबके सब आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज दी गई हैं, तो जो साइज होगा वो Z अपॉन ई, जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब इस सिंपल से कॉन्सेप्ट का यूज करिए आप और निकालिए। देखिए O2 माइनस को जरा इसका Z अपॉन ई निकालिए। Z कितना है इसका एटॉमिक नंबर है 8, इलेक्ट्रॉन कितने हैं 10, क्योंकि बाहर से 2 इलेक्ट्रॉन आ गए तो ये 0.8 बन गया। F माइनस का Z कितना है, Z अपॉन ई, एटॉमिक नंबर 9, टोटल इलेक्ट्रॉन इतने, दिस बिकम्स 0.9। फिर हम बात करते हैं सोडियम की। सोडियम आपका प्लस है, यानी कि Z अपॉन ई इसका निकालें तो ये Z इसका 11 हो गया और एटम इलेक्ट्रॉन्स 11 थे, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया जिसकी वजह से ये आपका 10 बन गया एंड इट बिकम्स 1.1। फिर आपका मैग्नीशियम 2 प्लस, Z अपॉन ई, Z आपका 12 हो गया, 10 हो गया, ये आपका 1.2 बन गया बेटा। फिर आपका एल्युमिनियम 3 प्लस, Z अपॉन ई, Z आपका 13 हो गया और इलेक्ट्रॉन 10 हो गए, तो ये आपका 1.3 हो गया। अब आप खुद ही देख सकते हो यार, इसमें मैं कुछ बताने की मुझे ज़रूरत ही नहीं है। आपको लगेगा कि सबसे कम Z अपॉन ई ऑक्सीजन का है, इसका मतलब ऑक्सीजन का साइज सबसे ज़्यादा होगा, फिर फ्लोरीन का, फिर उसके बाद इसका। इससे क्या कैलकुलेशन निकल के आ रहा है? उल्टा रिलेशन है कम ज़्यादा, सबसे कम ये तो सबसे ज़्यादा, फिर F माइनस, फिर Na प्लस, ये तो बिल्कुल वैसे ही सीक्वेंस मिलता चला जा रहा है ना, Mg2 प्लस और फिर ये एल्युमिनियम 3 प्लस। ये आपका सीक्वेंस वैसे कि वैसे ही मिलता चला जा रहा है। तो ये आपको पहला इस तरीके से करेक्ट सीक्वेंस आपको मिल रहा है, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट मिल रहा है। ओके, द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द आयनिक रेडियाई ऑफ द गिवन आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, अगेन सेम थिंग। देखिए ना, द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द आयनिक रेडियाई ऑफ द गिवन आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, फिर वही बात। अरे आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज का तो सॉल्व करने का बिल्कुल एकदम अल्टीमेट मेथड है, कुछ करना ही नहीं है फॉर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज मतलब आयन हो, एटम हो, कुछ भी हो, इसके लिए तो ये जादुई तरीका है, कहीं भी कोई गलत हो ही नहीं सकता। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, सबके लिए एक ही काम करो, Z अपॉन ई निकाल दो। Z अपॉन ई निकालोगे आप, Z अपॉन ई आप निकालोगे तो Z आप देखो ना, यहाँ पर Z कितना होगा, 17 होता है इसका। इलेक्ट्रॉन कितने हैं, इलेक्ट्रॉन 18 हो जाएंगे, क्योंकि Cl माइनस है, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन बाहर से आ रहा है, और अगर एक इलेक्ट्रॉन बाहर से आ रहा है तो ये 18 हो गया। इसी तरीके से आप सबका निकाल दो, सबका निकाल दो, सबके सब आई थिंक 18 इलेक्ट्रॉन्स का ही कॉम्बिनेशन सब जगह पर 18 इलेक्ट्रॉन्स ही हैं। K प्लस का निकाल दो, कैल्शियम प्लस का निकाल दो, सबका निकालो, यू विल गेट द राइट रिजल्ट। देखिए बेटा क्या होगा, जरा निकालिए एक बार अच्छे से, जल्दी से। इंक्रीजिंग ऑर्डर है, यानी सबसे कम, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। अब आप मुझे बताइए ना, अगर आप इतना ही देखना चाहते हो तो देखो E सब में कॉमन हो गया, तो E अगर सब में कॉमन हो गया तो आपको मैं बताऊं एक बड़ी अच्छी सी बात, कहिए तो बता दूं, सिंपल सा कॉन्सेप्ट एकदम बता दे रहा हूं। E अपॉन Z इसे लिख सकते हो तुम, Z अपॉन E की जगह। E आपका कांस्टेंट है, ये इलेक्ट्रॉनिक्स के नंबर, क्योंकि आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है तो E कांस्टेंट है। जब E कांस्टेंट है तो Z से कंपेयर कर लो, जहां पे Z जितना ज्यादा होगा साइज उतना छोटा होगा। अब Z देखो, Z यहां पर सबसे ज्यादा, ये 20Z है, ये 19 है, ये 17 है, ये 16 है।
तो जिसका ज़्यादा होगा उसका साइज कम होगा, इसका मतलब सबसे छोटा ये, उससे बड़ा ये, उससे बड़ा ये। तो द राइट आंसर इज सी। सिंपल सा कॉन्सेप्ट, बहुत ही आसान, पूरा निकालने की भी जरूरत नहीं है, बहुत ही ट्रिकी तरीका अपनाओ। यहां पे देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ कैल्शियम, बेरियम, सल्फर, सेलेनियम एंड आर्गन। एक काम किया करो, जैसे अलग अलग दिया हुआ करे तो सबको अलग अलग लिख लिया करो कि क्या पॉसिबिलिटी आ रही है और क्या बन रही है, इसको जरा देख लिया करो। तो अगर मैं यहां पे बात करूं इसकी ना, तो देखो जरा ध्यान से, आप देखोगे तो यहां पे ये कैल्शियम होगा, कैल्शियम, हाँ बेटा, कार स्कूटर और बाप राजी, तो यहाँ बेरियम होगा, यहाँ कार कैल्शियम होगा। और कैल्शियम आपका 20 है और इसके ऊपर होगा आपका मैग्नीशियम। मैग्नीशियम के, अब देखिए और क्या क्या है, मैग्नीशियम है तो सल्फर यहाँ कहीं होगा, सल्फर है और सल्फर है, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, तो सेलेनियम यहाँ कहीं होगा, आर्गन तो यहाँ कहीं होगा, अलग अलग लिख लिया करो। अब आप समझो जरा, सबसे ज्यादा नीचे कौन है, ये, तो साइज सबसे कम, सबसे बड़ा इसका साइज होगा ना। अगर साइज सबसे बड़ा इसका होगा तो एक काम तो हम सब जानते ही हैं ना अच्छे से, कि जो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है वो साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ऐसा करो ना, साइज को ही कंपेयर कर लो। तो सबसे बड़ा साइज किसका है, सबसे बड़ा साइज इसका है, तो इसका मतलब बेरियम का सबसे कम होगा, और बेरियम का सबसे कम होगा। और एक अच्छी सी बात, अगर ज़्यादा चक्कर में नहीं पड़ना चाहते हो तो आप बस एक काम करो ना यार, कहीं और तो है नहीं बेरियम सबसे कम, यही वाला है, आंसर मार दो, क्या देखोगे सबको। फिर भी देखना चाहते हो तो देख लो, बेरियम के बाद कैल्शियम होगा। इधर से इधर जाने पर तो आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है ना, तो सेलेनियम की वैल्यू तो इससे ज़्यादा होगी। और अगर बात करो आर्गन की, तो आर्गन की तो सबसे ज़्यादा होती ही होती है, इससे ज़्यादा इसकी होगी, क्योंकि ऊपर से नीचे जाने पर घटता है। हाँ, अब आर्गन की बात करो तो आर्गन तो भैया फुली फिल्ड है ऑर्बिटल्स, इससे तो इलेक्ट्रॉन निकालना ही मुश्किल है। जब इससे इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी तो सबसे ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी हो गई, क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए सबसे ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ जाएगी। तो बहुत ही आसान तरीका आपके सामने, देखिए बहुत ही इजी तरीके से आप इस क्वेश्चन को समझ गए। समझिए इस क्वेश्चन को। Which of the following series correctly represent relation between elements x to y? अब लिथियम से आप अगर पोटेशियम पे जा रहे हो, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, हलीना की रब से फरियाद, आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज थोड़ी होगी, ऊपर से नीचे जाने पे तो घटती है, इसका मतलब ये इनकरेक्ट है। फ्लोरीन से आप ब्रोमीन, क्लोरीन ब्रोमीन जा रहे हो तो इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी इंक्रीज विद नेगेटिव साइन, नहीं, केवल क्लोरीन बड़ा हो जाता है लेकिन ब्रोमीन तो कम हो जाता है, तो ये भी एक इनकरेक्ट वे है, ये भी मुझे नहीं लगता कि बिल्कुल सही तरीका है। कार्बन, आर्गन से जीनन नोबल कैरेक्टर इंक्रीजेस, ये नोबल कैरेक्टर तो ऊपर से नीचे जाने पे डिक्रीज करता है, ये भी गलत हो गया, इनकरेक्ट। नोबल कैरेक्टर डिक्रीजेस, टॉप टू बॉटम जाने पे नोबल कैरेक्टर डिक्रीज करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि कार्बन है, कार्बन काशी गए, शंकर, पार्वती, तो रेडियाई तो बढ़ी रही है भाई, रेडियाई बढ़ रही, तो यही करेक्ट दिख रहा है हमें। तो करेक्ट सेट पूछा था, देखा आपने क्वेश्चन। और ये सारे क्वेश्चन बेटा एग्जाम में आए हुए बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन हैं, एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं डिस्कस कर रहा हूं जो नीट के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड ना हो। मजा आ जाएगा आपको जब आप नीट का पेपर देखोगे और क्वेश्चन आपने किए होंगे। Which of the following arrangements represent the increasing order, smallest to largest, largest to largest of ionic radii of the given species, oxygen, sulfur, nitrogen and phosphor?
अब ऑक्सीजन देख लो, सल्फर देख लो, ऐसे देख लो ना, ऑक्सीजन और सल्फर यहाँ होगा, नाइट्रोजन इससे पहले होगा, और ये फास्फोरस होगा। अब इसकी आयनिक रेडियाई का कंपैरिजन करना है। आप सबसे पहले उसका प्लेस बना लिया करो, प्लेस बनाने के बाद ये देखा करो कि कहां पर क्या हो सकता है। अब अगर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को देखो तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन तो आपके ये जो N3- है या ये जो O2- है, ये तो आपका आइसोइलेक्ट्रॉनिक है ना, ये भी 10 है, ये भी 10 है। तो इसके लिए आइसोइलेक्ट्रॉनिक कितने, Z अपॉन ई कितना होगा? इसके लिए Z अपॉन ई जरा देखिए निकाल के। इसके लिए Z अपॉन ई आपका आएगा, Z हो गया आपका 8 और ये 10 हो गया, तो ये 0.8 हो गया। इसके लिए कितना आएगा? ये 0.7 आएगा, मतलब 7। इसके लिए आपका ये 7 डिवाइडेड बाई 10 यानी 0.7 आएगा। ठीक, सल्फर इसके नीचे है, फास्फोरस, फिर देख लो फास्फोरस, फास्फोरस में जरा देखो तो फास्फोरस का कितना आएगा? फास्फोरस है आपका 3- 15 डिवाइडेड बाई 18, ये वैल्यू कितनी आ रही है? ये वैल्यू लगभग आ रही है आपकी 0.8 कर लीजिए, 0.8 समथिंग, 0.8 समथिंग कर लीजिए। और सल्फर की बात करें तो सल्फर में अगर 2- तो ये 16/18, फिर ये आ गया, इसको कर लीजिए। जब आप यहां पर इसकी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकाल लेते हो और उससे आप कंपेयर करोगे तो कंपेयर करने पर आपको क्या मिलेगा? यू कैन अंडरस्टैंड। ये सबके सब कम आते जा रहे हैं, सबसे ज़्यादा तो यही है ना, तो सबसे छोटा साइज़ ये होगा, सबसे छोटा साइज़ ये होगा, फिर सल्फर होगा, फिर नाइट्रोजन होगा, फिर फास्फोरस होगा, उसका फॉस्फाइड आयन होगा। आप आराम से इसको सबको कंपेयर करके देख लीजिए और साइज़ को भी देख लीजिए कि ऊपर से नीचे जाने पे क्या होता है। आप सब जानते हो कि भाई ये ऊपर से नीचे तक बढ़ता है, तो नाइट्रोजन हो गया, नाइट्रोजन से बड़ा आपका ये हो जाएगा, देखो ऊपर से नीचे जाएगा, बढ़ेगा। अब इसके बाद आप इस पे आ जाओ, इसकी वैल्यू को कंपेयर कर लो तो भी आपको देखने को मिल जाएगा। इधर से इधर जाने पे तो घटता ही है ना, लेफ्ट टू राइट जाने पे। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, दिया गया है आयनिक रेडियाई है N3- का, O2- का, F- का, और ये वैल्यूज दे दी गई कि 1.36, 1.171। दिमाग लगाओ बेटा, क्या हो सकता है, क्या पॉसिबल है? आप जरा देखिए इसमें कैसे क्या करेंगे, आप सॉल्व करेंगे। हाउ विल यू सॉल्व इट? आयनिक रेडियाई हैं, एंगस्ट्रॉम में दी हैं, N3- है, O2- है, F2- है। अब देखिए जरा, समझिए कि कैलकुलेशंस ऐसे कर रहे हो आप, और कैलकुलेशंस ऐसे करोगे तो यार ये एग्जैक्ट वैल्यू कैसे निकल आएंगी? तो हमें वैल्यूज को सिर्फ कंपेयर करना है। अब उस कंफ्यूजन में मत रहो कि कैलकुलेट करना है, जस्ट कंपेयर इट। कंपेयर इट के लिए पहले ये देख लो कि कौन सा डेटा किससे बड़ा है, उस हिसाब से वैसे कंपेयर कर दो। भाई आप देख रहे हो कि नाइट्रोजन है N3- है, ऑक्सीजन है आपका 2- है, और F- है। ये आपका क्या है? ये आपका 7/10 है, ये 8/10 है, ये 9/10 है। तो सबसे ज़्यादा किसका हो गया? इसका हो गया, तो सबसे साइज इसका छोटा हो गया। सबसे छोटा साइज अगर इसका हो गया और सबसे बड़ा किसका हो गया? इसका हो गया। तो सबसे बड़ी वैल्यू पहले रखो, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। तो सबसे बड़ी ये हो गई, फिर छोटी और फिर छोटी। तो इस तरीके से आप इजीली कंपेयर कर सकते हो, है ना? सबसे बड़ा, फिर छोटा, फिर छोटा। ओके बेटा? क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन को आराम से सॉल्व करिए।
करिए जरा। In which of the following arrangements the order is not according to the property indicated against it? कौन सा अरेंजमेंट उसकी प्रॉपर्टी के हिसाब से नहीं है? जैसे ए वाले का जो डॉट दिया ना, ये ए वाले का पहला ऊपर ए है, तो ए का नीचे इंक्रीजिंग आयनिक साइज के हिसाब से ए है कि नहीं है? इंक्रीजिंग फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी के हिसाब से, एंथैल्पी के हिसाब से बी है कि नहीं है? इंक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के हिसाब से सी है कि नहीं है? इंक्रीजिंग मेटालिक रेडियस के हिसाब से डी है कि नहीं है? ये पॉइंट दिए गए हैं बेटा। तो क्वेश्चन मुझे लगता है, होप आप लोग अच्छे से समझ चुके होंगे। अब इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखिए आप। पहला वाला जो तरीका है, पहले वाला जो साइज का तरीका है, आई थिंक पहला वाला बिल्कुल सही है। दूसरे वाले में मुझे प्रॉब्लम लग रही है, क्योंकि दूसरा वाला है आयनाइजेशन एंथैल्पी के हिसाब से, और नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में अगर आप पहले से जानते हो, नाइट्रोजन में क्या होता है? नाइट्रोजन में तो 1s2, 2s2, 2p3 होता है, यानी हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स हैं, और ऑक्सीजन में हाफ फिल्ड ऑर्बिटल नहीं है। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी तो नाइट्रोजन की ऑक्सीजन से ज़्यादा हो जाती है, और यहाँ पे ऑक्सीजन की नाइट्रोजन से ज़्यादा दी है। तो इसका मतलब ये जो नॉट करेक्ट के लिए पूछा है, दिस इज नॉट करेक्ट, ये बिल्कुल आयनाइजेशन एंथैल्पी से मैच नहीं कर रहा है। सी वाले की बात करें तो सी वाला भी मैच कर रहा है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन की फ्लोरीन से ज़्यादा होती है, आप बता ही चुका हूँ मैं। और लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबोडियम में तो मेटेलिक नेचर ऊपर से नीचे जाने पे बढ़ता ही है। तो नीचे भाई मेटेलिक तो आप जानते ही हो कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबोडियम ऊपर से नीचे जाने पे मेटेलिक नेचर बढ़ता है। बी ऑप्शन ही ऐसा दिख रहा है जिसमें दिक्कत लग रही है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज रिप्रेजेंट अ कलेक्शन ऑफ आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज? कलेक्शन ऑफ आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज का मतलब क्या होता है, जरा समझिएगा। कलेक्शन ऑफ आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज को अगर आप देखें ध्यान से, तो आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में यहां पर चेक यही तो करना है कौन आइसोइलेक्ट्रॉनिक। इसमें क्या है यार, इसमें तो बहुत ही आसान सी बात है, सिंपल सी बात है। ये 11 है, ये 18 है, ये आपका 10 है, तो ये तो नहीं हुआ पहला वाला। दूसरे वाले में 10 है, फिर 10 है, फिर 10 है, तो आइसोइलेक्ट्रॉनिक ये हो गया। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ये तो बहुत ही जेड एटॉमिक नंबर है, उसके हिसाब से देख लो कि अगर माइनस जितना है उतने ऐड कर दो, प्लस जितना उतना सब्ट्रैक्ट कर दो। इसका 7 था, 3 इलेक्ट्रॉन आ गया, 10 हो गया। इसका 9 था, 1 इलेक्ट्रॉन आ गया, 10 आ गया। इसका 11 था, 1 चला गया, 10 हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाइएस्ट वैल्यू ऑफ आयनिक रेडियस? किसकी आयनिक रेडियस सबसे ज्यादा होगी? हाईएस्ट वैल्यू ऑफ आयनिक रेडियस। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, करिए करिए करिए, बहुत इजी क्वेश्चन है। अरे O2 माइनस है ना, ये O2 माइनस दिया हुआ है, इसको जरा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है भाई। इतना ज़्यादा आयन पे आयन आप बढ़ाते जाओगे, इलेक्ट्रॉन एक बढ़ाने से तो एकदम एनायन की रेडियस बढ़ जाती थी, एक और बढ़ा दोगे और ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज घट जाएगा। इसलिए सबसे बड़ा साइज इसी का होगा। कैलकुलेट कर लीजिएगा, ये सब बार बार आप कैलकुलेशन से कोई फ़ायदा नहीं है, आप सब जानते हो अच्छे से। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ आयन रिप्रेजेंट द कलेक्शन ऑफ आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज? अभी अभी आपने इसी तरह का एक क्वेश्चन किया था, एक क्वेश्चन फिर से आ गया, किसी एग्जाम का है। ख़ास तौर से मैं आपको बताऊं, जो मेरा कलेक्शन होता है वो नीट और जेई पे बेस्ड होता है, और ख़ास तौर से जेई पर ज़्यादा मैं आपको कराता हूं। रीज़न क्योंकि वो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं नीट के लिए, और मुझे नहीं लगता इसमें मुझे कुछ बताने की ज़रूरत है। ये आपका देखिए ना, ये देखिए, ये आपका देखिए 11 में से गया 10, 10, 10, वो 18 हो गया, तो वो गलत हो गया। ये देखिए 19 में से गया 18, 18, 18, ये 18। पहला वाला आंसर बिल्कुल सही हो गया, सब में 18 आ रहा है। जहाँ पे सब में इक्वल इलेक्ट्रॉन्स हैं तो आइसो मतलब सेम,
इलेक्ट्रॉनिक मीन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट विच डज नॉट कंटेन्स आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, कौन सा ऐसा सेट है जिसमें आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज नहीं है, मतलब इसमें कहीं पर सबके सब आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं कि नहीं है, सबके सब हैं कि नहीं है। देखो चेक करो, अभी तक एटम दे रहा था, अब आप क्या करो, अब सबके इलेक्ट्रॉन्स को ऐड कर लो, 3 और ऐड कर देना। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आप PO4 3- की बात कर रहे हो, तो इसमें कितने आएंगे आइसो इलेक्ट्रॉनिक में? भाई इसके आपके 15 रहते थे, 15, इसको देखो 8 रहते थे, 8 4 32 और 3 और आ गए 35, तो ये कुल मिला के 50 हो गए। अब ऐसे ही कैलकुलेट करिए बाकी के। सल्फेट के कितने होंगे देखो, इसके 16 होते थे, ऑक्सीजन के 8 4 32 प्लस 2, ये भी 50 आ गया। ClO4- होगा, दिस इज ClO4-। ClO4- या Cl4- जो भी लेना हो चाहो ले लो, जो दिया है वही ले लो, उसमें क्या है। 17 4 और +1, ये तो नहीं आएगा ना, तो पहला ऑप्शन नहीं मिला, दूसरा ऑप्शन भी नहीं मिला, तीसरा ऑप्शन शायद मिल जाए, तीसरा या चौथा करके देख लो। सब में मुझे जो दिखाई दे रहा है वो तीसरा ऑप्शन सही दिखाई दे रहा है, 12 एंड 8 3 24, 24 प्लस नहीं, ये भी आपका डज नॉट कंटेन आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज ना। 17 34 68 ClO4 8 चौक 32 33 17, ClO4- है बेटा, ये ClO4-, यस, दिस इज योर ClO4-, ये आपका ClO4- है। कौन आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज नहीं है, जरा देख लो। ClO4- आप देखिए 17 है, ये 8 4 32 प्लस 1, तो कितना हो गया, ये भी 50 हो गया, तो ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो गया ये। लेकिन उसने पूछा नो कौन नहीं है, इससे पूछा था कौन है, यहां पूछा है कौन नहीं है। बहुत ही आसान से क्वेश्चन नहीं है, अच्छे क्वेश्चन बहुत हैं, और आपको लग रहा है आसान क्योंकि आप इतना कुछ पढ़ चुके हो। विच ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट्स रिप्रेजेंट द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनिक रेडियाई। आई थिंक इसमें फिर से मुझे कुछ बताना पड़ेगा क्या? तो यार बहुत ही ज़बरदस्त आपको मैंने एक ट्रिक दे दी है, आपको कुछ करना ही नहीं है और बस आगे पीछे देखना है कहाँ क्या है, बहुत इजी। चलिए इसका आंसर जल्दी से बता दीजिए। चेक कर लीजिएगा, आंसर होगा ए। Which of the following represent the correct order of least negative to the most negative electron gain enthalpy? Least negative to most negative मतलब increasing order of electron gain enthalpy मतलब electron affinity का increasing order। नेगेटिव में तो सभी होता है ना, वो पूछ रहा है इंक्रीजिंग ऑर्डर। निकाल दो बेटा इंक्रीजिंग ऑर्डर, रिवाइज करो एक बार, देखो जरा एक बार चेक करो। मैं अगर बात करूं कार्बन की, कैल्शियम, देखो कैल्शियम किस ग्रुप से आ रहा है? कैल्शियम तो सेकंड ग्रुप एल्कलाइन अर्थ मेटल से है। और अभी भी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था जब आपको मैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पढ़ा रहा था कि एल्कलाइन अर्थ मेटल हो या एल्कली मेटल्स हो, वो तो इलेक्ट्रॉन को लेना ही नहीं चाहते, तो उनके लिए तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू लीस्ट है, 0 है, यानी सबसे कम कैल्शियम ही आएगा। फिर कौन है?
फिर है आपका कैल्शियम के बाद एल्युमिनियम। हाँ तो एल्युमिनियम यहीं पर होगा तो कैल्शियम से ज़्यादा एल्युमिनियम हो जाएगा, ठीक है। फिर कौन आएगा, फिर कार्बन है और फिर ऑक्सीजन है, फिर फ्लोरीन। फ्लोरीन तो इससे ज़्यादा होता ही है, तो ये तो सही है ना, कार्बन है, फिर ऑक्सीजन है, फिर फ्लोरीन है। कौन मैच कर रहा है इसे? मैच तो यही कर रहा है, लेकिन एक ऑप्शन देने में ये गलती कर दी है इन्होंने। देखो ये लेस देन कर दिया, ये लेस देन नहीं, हाँ ऐसे होगा, उल्टा होगा, बस यहाँ गड़बड़ कर दिया है, कैल्शियम उल्टा हो गया, बाकी सही है। ये वाला सही करना पड़ेगा। कैल्शियम सबसे कम होता है, कैल्शियम तो इतना कम होता है कि ये माना ही नहीं जाता कि इलेक्ट्रॉन ले पाएगा। तो इजी हो गया, क्लियर हो गया। लेफ्ट टू राइट जाने पे बढ़ता है, तो लेफ्ट टू राइट जाने पे बढ़ गया, ये इससे ज़्यादा, ये इससे ज़्यादा। फ्लोरीन तो आपका यहाँ पे सबसे ज़्यादा होगा, तो फ्लोरीन सबसे बाद में आएगा, तो फ्लोरीन सबसे बाद में आना चाहिए, कैल्शियम सबसे पहले आना चाहिए। ऑप्शन के बल्टी मिल रहा है। छोटे से करेक्शन के साथ, टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है। दिया यहाँ पर क्वेश्चन, ये देखिए, एक हेनरी स्मिथ फॉर्मूला मैंने आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में बताया था, उसका यहाँ पर यूज़ करेंगे बेटा। व्हाट इज़ द कोवेलेंट कैरेक्टर परसेंटेज ऑफ द बॉन्ड ए बी, यहाँ पे उसका यूज़ करेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, आप आराम से निकाल सकते हो, ट्राई करिए। चलिए मैं आपको 1 सेकेंड का टाइम देता हूँ। हो क्या रहा है यहाँ पर कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए, परसेंटेज यानी करेक्टर डेल्टा साई कितना हो गया, परसेंटेज यानी करेक्टर ये परसेंटेज यानी करेक्टर, परसेंटेज कोवेलेंट करेक्टर पूछा है इसने, ध्यान रखिएगा। इसको देखोगे आंसर ऑप्शन मिल जाएगा, टिक मार दोगे गलत हो जाएगा। कोवेलेंट करेक्टर पूछा है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है बेटा, आई थिंक सभी ने कर लिया होगा। बहुत ही इजीली सबने कर लिया होगा मुझे लगता है। चलिए अगला क्वेश्चन करिए। Four elements, calcium, magnesium, phosphorus and chlorine are to be arranged in the order of their increasing atomic sizes. Which of the following order is correct? इंक्रीजेज एटॉमिक साइजेस, किसका एटॉमिक साइज बड़ा होगा? अरे भाई एक बात बताओ, अब यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे, इंक्रीजिंग एटॉमिक साइजेस, तो ये आपका है मैग्नीशियम और ये है आपका कैल्शियम, और यहाँ पे एल्युमिनियम आएगा, सिलिकॉन आएगा, फिर आपका फास्फोरस आएगा, फिर आपका Cl आएगा।
तो सबसे बड़ा कौन हो गया? सबसे बड़ा तो कैल्शियम हो गया ना। वो कैल्शियम जो होगा वो मैग्नीशियम से बड़ा होगा। अरेंज इन इंक्रीजिंग एटॉमिक साइज ना, उल्टा कर देंगे। कैल्शियम बड़ा होगा मैग्नीशियम से, और मैग्नीशियम बड़ा किससे होगा? आगे जाएगा तो न्यूक्लियस चार्ज, न्यूक्लियस मतलब इफेक्ट ऑफ जेड इफेक्टिव बढ़ता जाएगा। जेड इफेक्टिव बढ़ता जाएगा तो साइजेस तो फास्फोरस का इससे और इसका सीएल इससे ज़्यादा होगा। तो उल्टा देखो ना, उल्टा क्या होगा? उल्टा होगा कैल्शियम, कैल्शियम से ज़्यादा कौन होगा? मैग्नीशियम, मैग्नीशियम से ज़्यादा कौन होगा? फास्फोरस, फास्फोरस से ज़्यादा होगा सीएल। क्या कर रहे हैं ये अब हमने डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखा है, तो इसको उल्टा करके लिखो ऐसे, यानी सबसे छोटा होगा सीएल, फिर उससे बड़ा होगा पी, उससे बड़ा होगा एमजी, उससे बड़ा होगा सीए, सीएल फिर पी फिर एमजी फिर सीए। ये ऑप्शन मिलेगा बेटा। सबसे छोटा होगा सीएल फिर पी फिर एमजी फिर सीए। हाँ, ये ऊपर से नीचे जाने पे बढ़ेगा, ही शेल बढ़ेगी, इधर से इधर जाने पे घटेगा, तो सबसे छोटा होगा सीएल। अब मैंने कहा ना, एक बहुत ही अल्टीमेट तरीका है जेड अपॉन ई, सब जगह निकाल लो, कंपेयर कर लो, आसानी से निकल आएगा चीजें आपके सामने। करेक्ट सेट ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक रेडियाई अमंग सिलिकॉन, ऑक्सीजन, सल्फर एंड आर्सेनिक। आर्सेनिक मतलब AS कैपिटल लिख दो यहाँ पे, AS आर्सेनिक। चलिए करिए बेटा, मैंने बहुत अच्छा तरीका बताया, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम ऐसे लिखो। अब देखो नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक ऐसे आएगा। मुझे लगता है अब तुम्हें कंपेयर करना आसान हो जाएगा तुम्हारे लिए। तो सबसे बड़ा देखो, इधर से इधर जाने पे घटेगा, ऊपर से इधर आने पे बढ़ेगा। सबसे बड़ा कौन हो गया? आर्सेनिक, फिर सेलेनियम, फिर कौन हो गया? सल्फर, फिर कौन हो गया? ऑक्सीजन। इंक्रीजिंग लिखना है, इंक्रीजिंग लिखना है तो उल्टा कर दो, ऑक्सीजन फिर सल्फर फिर सेलेनियम फिर आर्सेनिक। कोई मिला? मिल गया। ऑल द क्वेश्चंस फ्रॉम द एग्जामिनेशंस, वेरी गुड एग्जामिनेशंस। डिक्रीजिंग साइजेस इन द आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, कुछ और मैं करने की जरूरत नहीं है, बस एक ही बात कहूंगा और कुछ नहीं कहूंगा, नथिंग एल्स। कंपेयर इट। उम्मीद है आपने कर लिया होगा, ऑप्शन आपका ये आ गया होगा। The electronegativity of HO and X are 2.1, 3.5 and 0.7. The correct nature of the compound XOH is acidic, basic, amphoteric, cannot be predicted. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेस पे ज़रा नेचर को ऑब्जर्व करने की कोशिश करिए। कैसे पहचानेंगे कि एसिडिक है कि बेसिक है कि क्या है? देखो ध्यान से आपने देखा होगा अभी तक, यहां पे दो रास्ते दिख रहे हैं मेरे पास। अगर ये बॉन्ड टूटा तो ये X प्लस और OH माइनस होगा, और अगर ये बॉन्ड टूटा तो ये XO माइनस और H प्लस होगा। अगर ऐसा हुआ तो ये एसिडिक होगा, अगर ऐसा हुआ तो ये बेसिक होगा, क्योंकि बेस OH देता है और एसिडिक H प्लस देता है। सवाल उठता है कौन सा बॉन्ड पहले टूटेगा? एक काम करो ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ XO बॉन्ड निकाल दो। XO बॉन्ड, X की वैल्यू है आपकी 0.7, 3.5 और 0.7 यानी कि 2.8। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आप कौन सा बॉन्ड मजबूत है आप समझ जाओगे।
पोलर कौन ज़्यादा है, जिसमें जितने ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है उतना ज़्यादा वो पोलर होता है। OH बॉन्ड पे आ जाओ। O में आपका है O 3.5 और H आपका 2.1 यानी 1.4। तो बताओ कौन ज़्यादा पोलर है। तो यहां से ये निकल के आया कि एक्सो बॉन्ड इज मोर पोलर देन OH बॉन्ड। तो जो ज्यादा पोलर है वो तो जल्दी प्लस माइनस बनाएगा, जो ज्यादा पोलर होगा वही प्लस माइनस बनाएगा, वो प्लस माइनस में जल्दी करेगा, क्योंकि पोलर है इसका मतलब प्लस माइनस में जाना उसके लिए बड़ी अच्छी बात होगी। और अगर प्लस माइनस में जाना अच्छी बात होगी तो ऑब्वियसली फिर वो बेस की तरह टूटेगा, बेस की तरह टूटेगा तो बेसिक होगा। ओके बेटा, वेरी गुड क्वेश्चन, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन। Which of the following set of species are isoelectronic in nature having same number electrons? ये मुझे बताने की जरूरत है क्या, करिए अपने आप। देखिए पहले सेट में NO3 माइनस के 32 आएंगे और BO3 माइनस के 30 आएंगे। NO2 माइनस के 24 आएंगे, BO3 माइनस के 32 आएंगे। SO4 2 माइनस के 50 आएंगे, SO3 2 माइनस के 42 आएंगे। H2S 16 2 18, HCl 17 और 1 18। द राइट आंसर इज डी, द राइट आंसर इज डी, डी बिल्कुल सही आंसर है, लास्ट का ऑप्शन H2S HCl। बोलो बेटा, मुझे लगता है सभी का आ गया होगा। आराम से कर लेंगे, सभी का आ गया होगा। Which of the following species having maximum numerical value of their electron affinity? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की मैक्सिमम वैल्यू कहां पर आ सकती है? आप जरा यहां पे समझिए ध्यान से, ये क्वेश्चन अपने आप में एक अच्छा क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की मैक्सिमम वैल्यू कहां पे आ सकती है। आपने ध्यान दिया होगा कि अगर हम A की बात करें और A से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए, वो A प्लस बन जाए, या A प्लस एक इलेक्ट्रॉन ले ले और वो A बन जाए, तो हम इस कंडीशन में जिसके लिए आयनाइजेशन एनर्जी मैक्सिमम होगी, जिसे N से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो वो N प्लस बन जाए, या N से एक इलेक्ट्रॉन ले ले तो वो N बन जाए। तो नाइट्रोजन पे मैंने फोकस क्यों किया? नाइट्रोजन पे इसलिए फोकस किया क्योंकि इसके पास हाफ फिल्ड ऑर्बिटल था, 1s2 2s2 2p3। तो जितना इससे इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल है, इसलिए आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी, उतनी मुश्किल इसमें इलेक्ट्रॉन को डालना है,
क्योंकि इसकी स्टेबिलिटी को डिस्टर्ब कोई नहीं करना चाहता। तो जिसकी जितनी ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी होगी उतनी उसकी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी। और लिथियम में अगर देखूं मैं तो इतना मुश्किल काम नहीं है। लिथियम से आयनाइजेशन मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, लिथियम प्लस की मैं बात करूं अगर, इसमें तो बहुत मिनिमम हो जाएगी ना N+ में। हाँ, N+ की इतनी मैक्सिमम क्यों होगी पता है? तो ये तो नाइट्रोजन है, ठीक। अब N+ क्या होगा? यस, बिल्कुल सही, N+ तो 2 होंगे ना बेटा, इसमें N+ में तो 2 होगा। अब आप मुझे बताओ कि अगर यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन पड़ जाए, एंटर कर जाए, तो इसके तो बहुत मज़े आ जाएंगे। अगर एक इलेक्ट्रॉन एंटर कर जाए तो भाई ये तो बहुत मज़े में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये अनस्टेबल से स्टेबिलिटी की तरफ चला जाएगा। ये पार्शली हाफ फिल्ड से नहीं था और ये हाफ फिल्ड बन जाएगा, तो इसकी स्टेबिलिटी तो बहुत बढ़ जाएगी। यस, तो जितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन एंटर करता है और जितनी स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है उतनी ज़्यादा ही एनर्जी तो रिलीज होती है, और जितनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है ना। तो ये ऑप्शन आपका बी बेस्ट ऑप्शन होगा यहाँ पर। बहुत अच्छा क्वेश्चन, ये आप खुद कर सकते हो। देखो जरा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द आयनाइजेशन एनर्जी। With respect to that ionization energy, 41. यहां पे तो सभी सही हैं, ध्यान से देखिए, तो यू विल गेट ऑल द राइट आंसर्स। कुछ मुझे बताने की ज़रूरत है क्या? ये सही इसलिए है, देखो लेड आपका Tl से ज़्यादा है। चलो यहाँ पे एक बार फिर से वही करना पड़ेगा। ये आपका आ गया फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो ये आपका आ गया OS से टीपो। तो देखिए ब्रोमीन इसलिए, और यहां ये लेफ्ट टू राइट जाने पे बढ़ता है ना, आयनाइजेशन एनर्जी लेफ्ट टू राइट जाने पे बढ़ती है। तो लेफ्ट टू राइट अगर जाने पे बढ़ती है तो सेलेनियम से ज्यादा आपकी ब्रोमीन की आयनाइजेशन एनर्जी यहां पे दिखा रहे हैं। वहां पे नाइट्रोजन और फास्फोरस की बात की जा रही थी, यहां पर भी जरा हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड के कॉन्सेप्ट को समझिए। कैल्शियम और गैलियम की बात जैसे देखी जाए, अगर हम यहां पे देखें बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, और यहां पे बात की जाए कैल्शियम की, बेटा मांगे कार स्कूटर बापराजी, कैल्शियम और गैलियम को कंपेयर कर लेते हैं चलिए। और यहाँ पर आपका आ जाता है काशी गए शंकर पार्वती। चलिए इन सब की बात कर लेते हैं हम। तो लेफ्ट टू राइट जाने पे देखिए आपका Pb, लेड जो है वो थैलियम से ज़्यादा हो गया, कैल्शियम का गैलियम से ज़्यादा होगा, कैल्शियम का गैलियम से ज़्यादा होगा क्या आयनाइजेशन एनर्जी। हाफ फील्ड ऑर्बिटल है ना, फुली फील्ड 1s2 2s2 वाला, तो ये भी सही है। तो यानी कि इसमें सारे के सारे केसेस आपके ठीक हो रहे हैं।
ठीक है बेटा। The size of the isoelectronic species is affected by, अरे यार आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज की साइज तो आप जानते ही हो, हमने एक ही कॉन्सेप्ट बता रखा था, उसी पे सारे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में बार बार। किस पर डिपेंड कर रही है? Z क्या है? न्यूक्लियर चार्ज। यहाँ कहीं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आ रहा है, इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रॉन रिपल्शन आ रहा है? नहीं, न्यूक्लियर चार्ज। बहुत ही आसान क्वेश्चन। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। कौन कौन से स्टेटमेंट गलत हैं? देखिए जितने भी आपने आयनाइजेशन एनर्जी पढ़ ली है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पढ़ ली है, आपने आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में सब चीज़ें यहाँ लिखी हैं, ज़रा वर्कआउट करिए और देखिए, पढ़िए एक बार क्वेश्चन को सही से। आई एम गिविंग यू सम टाइम। देखिए आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ एटम्स में भी निगेटिव, तो ऐसा तो होगा नहीं कि एनर्जी निगेटिव हो जाए आयनाइजेशन एनर्जी, पहली बात गलत। आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ एन आयन में भी निगेटिव, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ एटम में भी निगेटिव नहीं, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ एन आयन में भी निगेटिव, ये पॉसिबिलिटी है। आयनाइजेशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, ये भी बिल्कुल सही है। इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन p ऑर्बिटल इज इन नीड ऑफ लेस एनर्जी फॉर हैविंग द सेम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, यस ये भी सही है, क्योंकि s के लिए ज़्यादा होता है, फिर p के लिए ज़्यादा होता है, फिर d के लिए होता है, फिर f के लिए आता है। इसका यूज़ अभी तक नहीं आया था, चलो यहाँ आ गया कम से कम। इसका मतलब यहाँ से ये बात समझ में आ रही है कि ऑप्शन हमारा a और d का यूज़ अगर हम करें तो देखो ऑप्शन में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन p ऑर्बिटल क्या क्या पॉसिबल है, ज़रा देखिए। तो ये S के लिए ज़्यादा होता है, फिर P के लिए, फिर D के लिए, फिर F के लिए, ये कह रहे हैं P के लिए ज़्यादा होता है। देखिए ये बात तो बिल्कुल सही हो सकती है। चलो भाई, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ द नेगेटिव एन, ये कैसे आप कह रहे हो? ये अब हम ऐसे कह रहे हैं, मान लीजिए कहीं n माइनस हो और उससे आप एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो, तो जो यहाँ पे भी तो एक तरह से एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, लेकिन ये आयनाइजेशन में ये आपका नेगेटिव हो सकता है, एनर्जी रिलीज हो सकती है, क्योंकि n से n जाने पर एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही थी। ठीक है बेटा, इसका मतलब A और D ही ऑप्शन आपके ऐसे हैं। ये भी सही लग रहा है, ये भी सही लग रहा है, ये गलत है और ये गलत है, तो द ऑप्शन विल बी C, A and D। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लार्जेस्ट आयनिक रेडियस? कौन सबसे ज्यादा आयनिक रेडियस लार्जेस्ट होती है? इसमें तो कोई ऑप्शन कहने की बात ही नहीं है भाई, सबसे ज्यादा आपका सीजियम होता है, इसमें कोई शक की बात नो। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी इज करेक्ट? आयनाइजेशन एंथैल्पी के लिए आप तो बिल्कुल ध्यान से देख सकते हो, बेरिलियम, बोरॉन, नाइट्रोजन, कार्बन है। यार इसके लिए मुझे क्या कहने की जरूरत है क्या? कुछ बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। आप सब जानते हो कि बेरिलियम
और फिर आयनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को निकालना। अब इलेक्ट्रॉन को निकालने की बात आई तो यहां पर बेरिलियम है 1s2 2p1 2p1 है, ये आपका देखिए बेरिलियम 4 है ना, तो 1s2 वाला हो गया। फिर उसके बाद 2p आया, फिर 2p1 आया, 2p2 आया, 2p3 आया, ये 2p1 है, ये 2p2 है, ये 2p3 है, ये 2p4 है। तो यहां जो आप देख रहे हो इनमें कौन ज़्यादा हो जाएगा? ऑब्वियसली इनमें कौन ज़्यादा होगा? अरे भाई नाइट्रोजन ज़्यादा हो जाएगा ना। और अगर आप बेरिलियम और बोरॉन की बात करो तो 1s2 2s2, इन दोनों में देखो तो यहां से निकालना आसान है, यहां से निकालना मुश्किल है। तो बेरिलियम की वैल्यू तो बोरॉन से ज्यादा हो जाएगी। फिर कार्बन आएगा, फिर नाइट्रोजन की वैल्यू ऑक्सीजन से ज्यादा हो जाएगी, फिर फ्लोरीन आएगा। जरा देखो ध्यान से, तो बोरॉन, बेरिलियम, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कौन सा ऑप्शन है? बोरॉन, बेरिलियम, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। देखो कार्बन तो बीच में है ही। हाँ कार्बन ले लो, उसको मतलब हम ऐसे कर रहे थे ना, तो कार्बन ले लो, उसमें क्या है, कार्बन ले लो, कार्बन के बाद ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन। आपको मिला? फ्लोरीन तो दिया ही नहीं था, तो फ्लोरीन लेने की जरूरत क्या थी? ये वाला देखो कोई मिला? मिल गया, ये वाला मिल गया। The first four successive ionization energies for an element are 6.11, 11.87, 50.908, 67.01. The number of valence shell electron is, क्वेश्चन करिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन। फर्स्ट 4 सक्सेसिव एनर्जी यानी कि 4 सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन्स थे, तो 4 बैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए। सिक्स 6.11 है, 11 है, और अचानक से 50 पहुंच गई। ओ माय गॉड, फिर 67 पहुंच गई। सोचिए तो जरा इसकी वैल्यूज की जरा ध्यान से देखिए, तो आपको समझ में आएगा कि यार पहली वैल्यू ये आई, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी ये आई। तो ये तो चलो करीब करीब दिख रहे हैं कि भाई कोई आउटरमोस्ट शेल है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन है, दूसरा 2 इलेक्ट्रॉन है, एक निकला तो इतना हो गया, थोड़ा सा साइज कम हुआ, दूसरा निकला थोड़ा सा और ज़्यादा एनर्जी लगी, क्योंकि आप सब जानते हो सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी। लेकिन अगर तीसरा भी होता यहीं पर तो 11 की 22 आ जाती, 25 आ जाती, तो सीधे 50 पे पहुंच गई। ये जो 3 वाला मामला है ना, ये और अंदर की कहानी है, ये कहीं अंदर इलेक्ट्रॉन है, ये वहां पर नहीं है भाई, ये कहीं अंदर इलेक्ट्रॉन है। क्योंकि अगर वहां पर होता तो इतना ज़्यादा एकदम से जंप ना होता। तो ये आप समझ लीजिए, इससे ये एक वैल्यू निकल के आती है कि ये जो 50 के बाद 67 देखिए उसी शेल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मेरे हिसाब से ये n है और ये n-1 के लिए है। तो अगर ये n के लिए, ये n-1 के लिए, तो ये बैलेंस शेल हो गया, बैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब ऑप्शन सी। बहुत अच्छा क्वेश्चन। तो यहाँ तक आपने डिस्कशन किया पीरियोडिक टेबल का बेटा। अभी तक आपने जितना भी पढ़ा उससे आपने बहुत अच्छा डिस्कशन और बहुत अच्छे से आपने सारे क्वेश्चन कर लिए, और डिस्कशन आई थिंक मुझे लगता है आपको क्लियर होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कभी भी पता कर सकते हो। थैंक यू।